हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चों, मैराथन वीडियो में लेकर आ गया हूँ गणित का। जितने बच्चे 21 फरवरी को मैथ का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस बार टारगेट मेरा हर एक विषय में 95 नंबर है, 100 में कम से कम 95 नंबर। ठीक है, तो ये वीडियो मैराथन वीडियो में लेकर आ गया हूँ। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो वीडियो को शेयर कर दो। और शेयर ही नहीं, इस वीडियो पे जितने क्वेश्चन ना, सब क्वेश्चन को लगा कर जाना। आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। पेपर बहुत नजदीक है, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, एक भी लड़का फेल नहीं होना चाहिए। मेरे चैनल पे बता देता हूँ, ठीक है। सभी बच्चों को अच्छे से मेहनत करके और अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक एक क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ तो बचपन में ही आप मतलब क्लास 3-4 में पढ़ते थे, तभी आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या मालूम चला होगा। ठीक है, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बताइए। 0, 1, 2, 8 बताना है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन होगी। तो सिंपल 2 होगी। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या होती है तो 2 होती है। ठीक है, सबसे अगर छोटी संख्या अगर हम बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है तो 2 होती है। ठीक है, इस बात को एकदम अच्छे तरीके से फिक्स कर लीजिए। तो दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी 2। अब इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तुरंत आगे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है कि समीकरण जो दिया हुआ है इसका विविक्तर होगा। अब देखिए, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा कि सर ये विविक्तर क्या होता है, और हमसे विविक्तर पूछा है और हमें समीकरण दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है। चलिए मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। देखिए मेरे प्यारों, जो विविक्तर होता क्या है, तो विविक्तर का एक फार्मूला चलता है आप लोगों को, और वही पूछा है। देखिए समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए फार्मूला होता है कि डी बराबर बी स्क्वायर अब माइनस के 4ac, यही विविक्तर होता है। समझ लीजिए, विविक्तर का मेन फार्मूला यही होता है आप लोगों का कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यही वैल्यू पूछा है किसका, d का। किसका वैल्यू पूछा है, d का वैल्यू पूछा है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, b का और a का, c का। अब आप सोचोगे कि b a c का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, इसीलिए तो यह समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या है, 3x स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस 1/3 बराबर के 0। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो द्विघात समीकरण की स्ट्रक्चर होता है ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस c बराबर 0। इसी से आप लोगों को तुलना करना है। ठीक है, देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया, a जो बच गया, a का वैल्यू कितना आ गया 3, तो a बराबर 3 आ गया। x से यह x कैंसिल, तो b बराबर आ जाएगा आप लोगों का -2, और c बराबर हो जाएगा, c बराबर 1/3। तो c बराबर 1/3। तो इतना तो बहुत नॉर्मल, अगर आप पढ़ते हो मैं तो इतना तो आता ही होगा। तो ये भी c का वैल्यू निकल गया ना। अभी यही वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए बस। तो d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है -2, तो -2 का क्या कर दो स्क्वायर, -4 गुणे a। अब a का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 गुणे c का वैल्यू कितना है 1/3, तो यहाँ लिखोगे 1/3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, d बराबर हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, और माइनस ये 4 गुणे 1, तो 4। अब d बराबर 4 में से 4 गया तो 0। यही d कहलाता है आप लोगों का विविक्तर। इसी d को क्या बोलते हैं, विविक्तर बोलते हैं। तो विविक्तर कितना गया 0। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, विविक्तर, कि इतना का विविक्तर होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो, देखो 0 दिया है ना। तो देखो इसी तरह आप लोगों को लगाना होता है। तो देखिए एग्जाम में विविक्तर से आएगा, तो विविक्तर का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। जब भी विविक्तर पूछे, इसी फॉर्मूले पे, इसी मेथड से हम लोग यहाँ से एबीसी का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे, डी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रश्न। कोई भी डाउट आप लोगों की इस प्रश्न में नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए,
और देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल दे दिया, आवश्यकता से अधिक आप सिंपल क्वेश्चन है। क्या है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 दिया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, और कॉस ए का वैल्यू पूछ रहा है, इतना ज़्यादा सिंपल है कि क्या बताया जाए। ठीक है, देखिए तरीका क्या होता है इसका, एक ही फार्मूला काम आएगा सर्वसम्मिका वाला, कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, सबको मालूम है। अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल देता हूँ तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 और प्लस साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, हमें कॉस ए की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं यहाँ से कॉस ए निकालूं, कॉस ए बराबर, यह वर्ग है उधर जाएगा तो वर्गमूल, वर्गमूल हमेशा करड़ी में आता है, तो हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉस ए निकालूं तो हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन ए का वैल्यू का स्क्वायर कर देना है, और साइन ए का वैल्यू है 3/5, तो हम लोग लिखेंगे कि ये 3/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए बराबर करड़ी में 1 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, तो यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लो, ये हो जाएगा कॉस ए बराबर करड़ी में, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो नीचे 1 मान लिया, 1 और 25 का एलसीएम कितना होता है 25, 1 में 25 का भाग दोगे तो 25 बार, 25 में गुणा 1 में करोगे तो 25, माइनस 25 से 25 कैंसिल, बच गया 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कॉस ए बराबर 25 में से 9 जाएगा तो 16, और नीचे बच गया 25, तो आ जाएगा कॉस ए बराबर 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, मतलब 4/5 कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन में दिया है कहीं 4/5, देना तो चाहिए इसको। ठीक है, तो देखिए 4/5 ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और आसानी से आप कर डालोगे सारे प्रश्न को। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि देखिए अगला जो प्रश्न है ना, तो इससे एक प्रश्न आएगा 100%, मेरी गारंटी है इस बात की, मैं गारंटी खुद लेता हूँ कि मतलब इससे एक प्रश्न अनिवार्य है, मतलब यही प्रश्न है। ठीक है, इसका कंसेप्ट समझ लोगे ना तुरंत हल हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। ऑप्शन है 2:3, ऑप्शन बी 4:9, ऑप्शन सी 81:16, ऑप्शन डी 16:81। एक ट्रिक मात्र इसका बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना। दो समरूप त्रिभुज है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात पूछा है। कभी कभी भुजाओं का अनुपात दे देता है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है, और कभी कभी क्षेत्रफल का अनुपात देखिए दिया है, भुजाओं का अनुपात पूछता है। क्या ट्रिक है समझ लीजिए। देखिए ट्रिक बताता हूं, जब आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा, ट्रिक समझ लीजिए, गिवन, जब क्षेत्रफल गिवन दिया रहेगा, रेशियो अनुपात, तो जब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहेगा और आपको साइड का अनुपात पूछेगा, साइड का रेशियो तो भुजाओं का अनुपात, तो साइड का अनुपात पूछेगा तो हमेशा आप लोगों वर्गमूल निकालोगे। क्या निकालोगे? वर्गमूल, ये पहला कंसेप्ट। और दूसरा, ये तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। दूसरा, अगर भुजा का अनुपात दिया रहेगा, भुजा मतलब साइड, अगर साइड का रेशियो आप लोगों को गिवन है, मतलब दिया हुआ है, और पूछेगा आपसे क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का रेशियो जब पूछेगा तो आप हमेशा वर्ग निकालोगे, हमेशा उसका क्या करोगे? वर्ग कर दोगे। बस यही ट्रिक है। तो देखो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में, मतलब क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, मतलब पहला वाला नियम लगेगा, क्षेत्रफल का अनुपात हमको मालूम है। अब पूछा है कि त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात होगा, तो भुजाओं में अनुपात मतलब वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, मतलब कि 4 और 9 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है?
2 और 9 का वर्गमूल 3, मतलब 2/2, मतलब 2/3। देखिए दिया है पहला पहला जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2/3 ये वाला। ठीक है, तो ट्रिक समझ में आना, यही ट्रिक काम करेगा और तुरंत आंसर ला दोगे। ऐसे एक प्रश्न बनेगा, हमेशा बनता है, इस बार भी बनेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सिंपल प्रश्न है अगला कि 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान होगा। देखिए कितना सिंपल है, समांतर माध्य से एक प्रश्न तो बनता है एग्जाम में, इस बार भी बनेगा। समांतर माध्य होता क्या एग्जैक्ट देखिए, समांतर माध्य की अगर हम बात करें, समांतर माध्य बराबर होता है कि संख्याओं का योग। कोई भी आंकड़ा दिया है, कोई भी नंबर दिया है, कोई भी संख्या दिया है, तो आप उसका योग करो, जितनी भी संख्या दिया है संख्याओं का योग, और बटे में कुल संख्या, जितनी संख्या है उसका काउंट करो, भाग दे दो, कुल संख्या। यही होता है आप लोगों का। लेकिन इस बार आपको ये जो नंबर दिए हुए हैं उनका समांतर माध्य ऑलरेडी मालूम है 5, तो समांतर माध्य की जगह हम लोग 5 लिख देंगे। संख्याओं का योग मतलब 3 + 4 + 6 + x, तो लिखेंगे 3 + 4 + 6 + x। ठीक है, और बटे में कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो टोटल 4। बस, तो गुणा करोगे, ये भाग में उधर जाएगा तो 4 × 5 = 20 बराबर, ये जोड़ोगे तो 6 × 4 = 10 और 10 × 3 = 13, 13 + x। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो 20 + 13 इधर आएगा तो -13 बराबर, 20 में से 13 जाएगा तो 7 बराबर x, मतलब x का वैल्यू 7 आ गया। ठीक है, देखिए दिया हुआ है x का वैल्यू 7, देना तो चाहिए उसको। देखिए 7 ऑप्शन तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे और ऐसे ही करके चले आओगे। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो क्या है। हाँ, अगला प्रश्न अच्छा है, इससे भी एक प्रश्न बनने अनिवार्य, इसको कहाँ कोई रोक सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता ना। कि 2 बिंदु दिया है, एक बिंदु का निर्देशांक 2,3 और एक बिंदु का निर्देशांक 4,1 के बीच की दूरी होगी, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाइए और इसका आंसर ले जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए कहना क्या चाह रहा है प्रश्न ये कह रहा है कि 2 बिंदु हैं, मान लेते हैं कि यह बिंदु A है, एक बिंदु मान लेते हैं अपने से कि बिंदु B है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी हमसे पूछा है, और एक बिंदु का निर्देशांक दिया है 2,3, मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक जो है वो है 2,3, और बिंदु B इसका निर्देशांक है आपके पास 4,1, और इसकी बीच की दूरी पूछा है, बीच की दूरी मतलब AB की दूरी। ठीक है, और AB की दूरी क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको मालूम है क्या होता है, मालूम होना चाहिए। अगर आप मैथ पढ़ते हो तो फार्मूला हमने बता दिया पूरा, हम जाके सर्च करोगे आ जाएगा मेरा सबसे पहले। ठीक है, तो लिखेंगे 2 बिंदु के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x1 x2 क्या होता है, तो देखो ये पहला है, ये x1 या y1 होता है, और ये x2 और यह y2 होता है। अब तो आसान हो गया ना, अब तो वैल्यू रख दीजिए सिर्फ। तो लिखेंगे ए बी बराबर क्या होगा, करड़ी में बना लेते हैं बड़ा सा करड़ी, x2 कितना है 4, तो 4 - x1 कितना है 2, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 1 - y1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। और जब यहाँ से ए बी निकालेंगे हम, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 मतलब कि -2, इसका होल स्क्वायर। और ए बी निकालेंगे यहाँ से, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और -2 का भी स्क्वायर करोगे तो 4 ही आने वाला है। तो आ जाएगा ए बी बराबर 4 4 8। ठीक है, तो ए बी बराबर, इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 × 2, बिल्कुल। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा,
तो देखो 4 का वर्गमूल तो 2 होता है तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो 2 कड़ी में ही रहेगा। मतलब ए बी की जो दूरी आ गई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी, वो 2 कड़ी में 2 आ गया। देखिए दिया है ऑप्शन में 2 कड़ी में 2, देना तो चाहिए उसको, दिया है बिल्कुल 2 कड़ी में 2। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत हो रहा है क्या आप लोगों को? 1% दिक्कत नहीं होगी, मेरा वादा है आप लोगों से 1%। ठीक है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा सवाल हो। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 ही था, सॉरी, प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको कोई नंबर दे दे और कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा किसी भी नंबर का, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये चीज होता है कि आप सिंपल उसका एलसीएम निकाल लो, बस यही होता है। एलसीएम निकाल लो, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए 156 दिया ना, तो 156 का एलसीएम निकाल लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों 2 से कटाओगे तो 2 साते 14, 2 आठे 16, फिर 2 से कटाओगे तो 2 तिहाई 6 और 2 9 18, फिर अब 2 से कटेगा ना, 3 से कटेगा तो 13 तिया 39, फिर 13 से कटेगा तो 13 एकम 13। तो 156 बराबर क्या आ जाएगा, 2 जो है 2 बार है तो इसको लिखोगे 2 पे पावर 2, 3 एक ही बार है तो हो जाएगा 3, 13 भी एक ही बार है तो हो जाएगा 13। तो देखो 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, यही अभाज्य गुणनखंड होगा 156 का। देखिए दिया है कहीं ऑप्शन में, कहीं ना कहीं तो दिख रहा होगा, मतलब ऑप्शन बी दिख रहा होगा। देखिए 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, यह वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए अगला प्रश्न यह है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितना सिंपल इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पे देखो कि हमको दिया है कि सेक थीटा बराबर 2, तो हमसे पूछा है कि जो थीटा की वैल्यू कितना होगी। देखो कितना सिंपल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लिखोगे कि सेक थीटा बराबर, यहाँ पे 2 है ना, तो जो यहाँ पे होता है वही देखा जाता है। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सेक है, तो देखो सेक, देखो कितना अंश का वैल्यू 2 होता है, मतलब सेक जो होता है सेक 30 अंश का वैल्यू, कि सेक 60 अंश का, कि सेक 45 अंश का, कि सेक 90 अंश का, कितना का वैल्यू 2 होता है। तो देखिए सेक जो 60 अंश का वैल्यू होता है वो 2 होता है, सेक 60 अंश का वैल्यू 2 होता है। तो ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है, इस 2 की जगह मैं इसको सेक 60 अंश लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि सेक 60 अंश का वैल्यू ही 2 होता है। तो यहाँ से ये होगा कि सेक से सेक तुरंत कैंसिल हो जाएगा और थीटा बराबर आ जाएगा 60 अंश। यही हमसे पूछा था कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो देखो थीटा का वैल्यू होगा 60, तो देखो ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो देखो जो देखिए जैसे यहाँ पे सेक थीटा बराबर 2 है, जो यहाँ दिया होता है सेक, उसी में देखा जाता है कि सेक कितना अंश का वैल्यू होगा। अगर कॉस रहता तो कॉस वाला लिस्ट में देखिए कॉस कितना अंश का वैल्यू 2 होता है। अगर 10 रहता है यहाँ पे तो देखते हैं कि 10 के कितना अंश का वैल्यू 2 होता है, क्योंकि 10 से 10 कट जाता है। इसी तरह देखिए 2 को हमने लिख लिया सेक 60 अंश, सेक से सेक कैंसिल, थीटा बराबर 60 अंश। तो जो यहाँ होता है उसी की लिस्ट में देखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये है कि यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल जो हैं अब बराबर हैं, तो m का मान है। देखिए 100% ये प्रश्न आएगा कि मूल बराबर हैं तो m का वैल्यू बताइए। कभी कभी k दे देता है कि k का वैल्यू बताइए। मूल बराबर हैं, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। देखिए मेरे प्यारे तो कितना आसान होता है, इसका कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको क्वेश्चन में बोल देना कि मूल बराबर है, जब भी क्वेश्चन में बोल दे आपसे कि मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर होने का मतलब कि डी जो होता है 0 के बराबर आ जाता है, और डी मतलब विविक्त कर। ठीक है, विविक्त कर 0 के बराबर आता है। अब विविक्त कर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब यह जो होगा 0 के बराबर आता है जब भी मूल बराबर आए। तो वही कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है तो m का मान होगा। तो यहाँ से पहले abc की वैल्यू निकालिए और यहाँ पे पुटअप कर दीजिए और आ जाएगा। abc का वैल्यू कैसे निकलेगा अभी हमने बताया आप लोगों को कि 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के m बराबर 0 है ना। तो अगर abc का वैल्यू निकालना है तो आप द्विघात समीकरण का स्ट्रक्चर लिखिए, क्या होता है
एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तुलना कर दीजिए। तुलना करने पे ये होता है कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए बराबर 3, एक्स से एक्स कैंसिल, बी बराबर -12 और सी बराबर एम। ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू निकल गया। अब बस रख दीजिए वैल्यू। तो बी स्क्वायर, बी का वैल्यू है -12, तो -12 का होल स्क्वायर और -4 गुणे ए का वैल्यू है 3, तो 3 गुणे सी का वैल्यू है एम, तो एम बराबर 0। देखो -12 का होल स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा प्लस का, हो जाएगा -4 3 12, अब 12 में एम का गुणा करोगे तो 12 एम बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 144 बराबर -12 एम उधर जाएगा तो +12 एम। देखो यह 12 से जो 144 से 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 12 बराबर इधर बच गया एम। एम का वैल्यू कितना आ गया 12। और यही पूछा था कि यदि मूल बराबर हो तो एम का मान होगा, एम का वैल्यू 12 आ गया, ऑप्शन डी। तो जब भी इस प्रकार की सिचुएशन आए कि मूल बराबर हैं तो उसको आप 0 के बराबर कर दो, और एबीसी का वैल्यू जैसे रखोगे ना, तो चाहे वो एम का वैल्यू या के का वैल्यू पूछ देता था, यहाँ पे के रहेगा तो के का वैल्यू पूछ देता है, तो उसी तरह आपको लगाना है। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर देना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए अगला प्रश्न कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी जिसकी भुजा जो है वो 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई है। शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है, मतलब कहना क्या चाह रहा है प्रश्न आपको बताता हूँ। प्रश्न यह है कि पहले एक समबाहु त्रिभुज आप बनाइए। देखिए समबाहु त्रिभुज बना देता हूँ छोटा सा समझने के लिए। ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ए है, यह बी है, यह सी है, और भुजाएं 2 है। अगर ये 2 है तो ये भी आपका 2 है, ये भी 2 है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। कह रहा है कि शीर्ष लंब, शीर्ष लंब का मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ से बिंदु शीर्ष से, ये शीर्ष से ए से अगले वाले भुजा पर अगर लंब डालूं, तो मान लेते हैं कि ये बिंदु डी पे विभाजित किया, तो एडी की भुजा पूछ रहा है, एडी की दूरी कितनी होगी पूछ रहा है, शीर्ष लंब की ऊंचाई। तो बताइए यहाँ पे देखिए, शीर्ष से जब भी लंब डालते हैं तो ये BC को बराबर भागों में विभाजित करेगा, यह वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। तो अगर पूरा 2a है तो यहाँ का क्या हो जाएगा a, और यहाँ तक भी क्या हो जाएगा a में बढ़ जाएगा आप लोगों का। हमसे पूछा है कि AD की लंबाई बताइए। देखिए AD की लंबाई आप लोगों को दिख रहा होगा कि त्रिभुज ADC में देखिए, और लंब का मतलब होता है कि 90 अंश विभाजित करता है, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि त्रिभुज देखिए AD की दूरी पूछ रहा है, AD बराबर क्या होगा। तो देखो त्रिभुज ADC में देखो 90 अंश के स्थान वाले भुजा तो आपका कर्ण कहलाएगी, तो ये तो कर्ण हो गया। ठीक है, और यह आप लोगों का लंब हो गया और यह आधार हो गया। और पाइथागोरस नियम लगा दीजिए, कर्ण आपको मालूम है, यहाँ पे आधार भी मालूम है, लंब निकल जाएगा तुरंत। तो लिखोगे कि त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। और पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे हमारे पास क्या है AC, ठीक है, ए स्क्वायर होता है, AC का स्क्वायर, कर्ण मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब यहाँ पे आप मान लेते हैं AD, तो AD का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है यहाँ पे DC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर। ठीक है, तो AD का स्क्वायर हमें निकालना है और प्लस DC का स्क्वायर मतलब यहाँ पे DC का स्क्वायर एक बार और लिख दो, इसी को हम दोबारा लिख दिया। अब यहाँ से हल करते हैं। AC का स्क्वायर, AC का है वैल्यू कितना 2a, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, तो हमको तो AD निकालना है, तो AD का स्क्वायर ऐसे रहेंगे, प्लस DC का स्क्वायर, DC का वैल्यू कितना है a,
तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर बराबर ad का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, देखिए प्लस a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस के a स्क्वायर और बराबर इधर बच जाएगा आपका ad का स्क्वायर। देखिए 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर चल जाएगा तो बचेगा 3a स्क्वायर और बराबर इधर बच गया ad का स्क्वायर। हमें ad चाहिए, तो अगर मैं ad निकालूं तो यह वर्ग है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा वर्गमूल में 3a स्क्वायर। तो देखो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो करड़ी में 3 ऐसे ही रहेगा, और a स्क्वायर का वर्गमूल a निकल जाएगा तो ये हो जाएगा a, मतलब करड़ी में 3a बराबर ad। हाँ ad ही निकालना था क्योंकि ad ही यहाँ पे शीर्ष लंब है, ad ये पूछा था, तो करड़ी में 3a आ गया। देखिए दिया है कहीं, ठीक है, तो देखो चाहे a करड़ी में 3 कहो चाहे करड़ी में 3a कहो, ये बात एक ही होती है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आप लोगों का a करड़ी में 3, मतलब ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो या तो करड़ी में 3a कहो या तो आप a को आगे कर दो और करड़ी में 3 को पीछे, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी प्रश्न हो गया क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसको देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से लेकर 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है। तो चलिए इसको लगा देते हैं, कितना सिंपल है। पहले 1 से लेकर 10 तक की कितनी धनात्मक सम संख्या होगी वो लिखिए। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक होगी, पहली तो 2, दूसरी 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो 1 से लेकर 10 तक के बीच इतने ही सम संख्या हैं। अब इनका समांतर माध्य पूछा है। हमने अभी फार्मूला आप लोगों को बताया था कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है। समांतर माध्य बराबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों दी गई संख्याओं का योग, जितनी भी संख्या है उसका योग कर लो, मतलब कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कर लो, और बटे में दी गई संख्या मतलब टोटल संख्या 1 2 3 4 5, टोटल संख्या 5 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबर को जोड़ दो तो हो जाएगा 10 7 18, 18 2 20 और 20 10 30। तो ऊपर तो 30 आ गया और नीचे 5, जैसे भाग लगाओगे तो 5 6 के 30, तो समांतर माध्य कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। ऑप्शन में दिया होगा 100% दिया होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखो दिया है ना यहाँ पे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्लियर हो गया। और अगला प्रश्न देखो क्या है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न क्या है, वही 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाले सूत्र पर क्वेश्चन आ गया फिर, बस इस बार थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। कह रहा है कि बिंदु P दिया है निर्देशांक Q, इसका भी निर्देशांक दिया है, इसके बीच की दूरी मतलब इसके बीच की दूरी आगे ही दे दिया है कि इसके बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान होगा, ये जो y आपको यहाँ छिपा हुआ है इस y का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल देखिए क्या है, इसको कैसे लगाएंगे। तो देखिए एक बिंदु तो आपको बोला है कि एक बिंदु P है और एक बिंदु बोला है कि एक बिंदु Q है, ठीक है। और P का निर्देशांक दिया है कितना 2, -3, तो 2, -3 हो जाएगा। और Q का निर्देशांक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10, के y, और इन दोनों के बीच की दूरी दिया है कितना है 10 मात्रक, ठीक है। हमको यहाँ से y का वैल्यू पूछा है, फार्मूला वही लगेगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब PQ का अगर हम वैल्यू निकाल लें कि PQ बराबर होगा, तो फार्मूला वही आपका होगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग रखें तो सबको मान लीजिए ये x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, आपका y2 है, ठीक है। तो देखिए PQ, तो PQ का वैल्यू दिया है कि PQ का वैल्यू 10 मात्रक है, तो PQ की जगह तो हम यहाँ पे 10 रख लेंगे, ठीक है, बराबर x2, x2 मतलब होता है 10, तो यहाँ पे 10 - x1, x1 क्या है 2, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2, y2 क्या है y - y1 कितना है यहाँ पे -3, तो -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 बराबर,
अंडर रूट 10 में से 2 जाएगा तो 8, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 बराबर करड़ी में 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पे यह करड़ी हट जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पे करड़ी हट जाती है, तो इधर वर्ग करेंगे तो ये तो 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर वर्ग करने को तो करड़ी हट गया, बस बचेगा आपका 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करेंगे हम लोग, अब आगे देखो यहाँ तक तो क्लियर है। आगे हम यह करेंगे कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 100 आ जाएगा बराबर, यह आ जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, और यहाँ पे y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a इंटू बी, ए क्या है यहाँ पे y और b क्या है यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 100 बराबर, ये हो जाएगा 64 प्लस y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और प्लस 3 दूनी के 6y। ठीक है, तो हो जाएगा 100 बराबर 64 और 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13 मतलब 73 प्लस y स्क्वायर और प्लस के 6y, ये हो जाएगा 100, तो 73 प्लस में इधर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 73 बराबर बच जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस के 6y। ठीक है, और 100 में से 73 जाएगा तो कितना बच जाएगा आप लोगों का 27 बराबर y स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 6y। अब करना ये चीज़ है कि इसको इधर भेज दीजिए तो इधर बच जाएगा 0 बराबर y स्क्वायर प्लस के 6y प्लस का 27 उधर जाएगा तो माइनस के 27। अब यहाँ पे गुणनखंड कर दीजिए तो यह हो जाएगा, गुणा करने पे 27 जोड़ने पे 6 तो 9 3 27। ठीक है, हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y और प्लस के 3y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 27। ठीक है, अरे यहाँ पे भी माइनस होगा क्योंकि 9 में से 3 जाएगा तब न 6 आएगा, तो 9y माइनस के 3y माइनस का 27। तो अब ये हो जाएगा, यहाँ से जोड़ा बना लीजिए और यहाँ से जोड़ा बना लीजिए, तो 0 बराबर यहाँ से y कामन ले लेंगे तो y प्लस 9 और यहाँ से 3 कामन ले लेंगे तो y और माइनस में माइनस गुणा होगा तो प्लस और 27 3 का भाग 27 से देंगे तो 3 9 27 9 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे भी y प्लस 9 और यहाँ पे भी y प्लस 9, इधर तो 0 बच गया, y प्लस 9 इसमें भी y प्लस 9 इसमें कामन ले लोगे तो y प्लस 9 एक कोष्टक में आ जाएगा और एक कोष्टक में हो जाएगा y माइनस के 3, y माइनस के 3। अब देखो एक बार इसके बराबर 0 कर दो, एक बार इसके बराबर 0, एक बार क्या करोगे कि y प्लस 9 बराबर 0 करोगे तो y बराबर प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस के 9, और एक बार क्या करोगे कि y माइनस 3 बराबर 0 करोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस के 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो y का वैल्यू यहाँ पे -9 और y का वैल्यू यहाँ पे 3। ठीक है, मतलब कि एक -9 आ गया, एक आ गया 3, मतलब y का वैल्यू जो होगा -9, 3 होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में दिया है, तो देखिए बिल्कुल दिया है -9, 3, मतलब ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, देख रहे हैं ना कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक लगने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न का ट्रिक हमने बताया था, देखिए वही प्रश्न आ गया कि दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं, देखिए इस बार संगत भुजाएं का अनुपात दिया है 9 संबंधित 4 और पूछा है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो हमने ट्रिक क्या बताया था कि जब भुजा का अनुपात दे दें और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो हमेशा वर्ग करते हैं, हमेशा वर्ग करते हैं। तो 9 का वर्ग कर दो और इधर 4 का वर्ग कर दो, तो 9 का वर्ग 81 या 4 का वर्ग 16, 81 संबंधित 16 कहीं दिख रहा है क्या? देखो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस तो जब
भुजा का अनुपात दे दे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, हमेशा वर्ग करते हैं। और उस वाले सवाल में क्या था कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया था और भुजा का अनुपात पूछा था, इसलिए हमने वर्गमूल किया था। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, इस प्रकार के भी प्रश्न हमने एक फार्मूला पे किया था, यदि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। और ये भी हमने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था, कितना सिंपल फार्मूला था ना, सर्वसमीका वाला, कि हमने कहा था आप लोगों को कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कहा था कि नहीं। और यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो देखिए सिंपल, यहाँ से निकाल लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है ना 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/2, तो 1/2 रख लीजिए, हल कर दीजिए। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 1 में 2 का भाग दोगे तो 2, 2 को गुणा 1 में करोगे तो 2, माइनस 2 से 2 कैंसिल, बच गया 1। तो 2 में से 1 गया तो 1 और नीचे बच गया 2, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 1/2। दिया है 1/2, देना चाहिए जरूर से। ऑप्शन डी देखिए दिया है, ऑप्शन डी दिख रहा है ना आपको 1/2, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए ये चित्र वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है पढ़ते हैं। कह रहा है कि चित्र में त्रिज्य खंड ओ ए बी का परिमाप होगा, ओ ए बी, ओ ए बी का परिमाप पूछा है और कहा है कि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है और थीटा का वैल्यू हमको दिया है 60 डिग्री और आपसे पूछा है। देखिए ये आप लोगों का जो है, तो देखिए कितना सिंपल आप इसको लगाओगे। देखो हमसे पूछा है ओ ए बी का वैल्यू, तो देखो ओ ए बी का परिमाप, परिमाप मतलब चीज ये होता है कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ गया, यहाँ से फिर हमने फिर स्टार्ट किया यहाँ आया, यहाँ तक कितना दूरी हमने तय किया, यही परिमाप कहलाता है। तो देखो यहाँ से यहाँ, ये आपका क्या कहलाएगा त्रिज्या। अगर मैं इस फिगर को बनाऊं दोबारा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ही है ना, तो ये तो आपका त्रिज्या हो गया, ये भी आपका त्रिज्या। ठीक है, और यह आपका जो हुआ यहाँ से लेकर यहाँ, यह आपका संगत चाप की लंबाई, या संगत चाप की लंबाई निकलती है, एक फार्मूला होता है 2πr थीटा और बटे 360 से हम लोगों का यहाँ से लेकर मतलब ए से लेकर और बी तक संगत चाप की लंबाई का फार्मूला ये होता है 2πr थीटा और बटे होता है 360। तो टोटल अगर मैं यहाँ से फार्मूला बताऊँ तो यहाँ से हमने आर चला, फिर 2πr थीटा बटे 360 चला, फिर आर, मतलब आर 2 बार चला, मतलब 2r चला और प्लस 2πr थीटा और बटे 360 अंश चला, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ वो पूरा हमने अगर परिमाप निकालूं तो फार्मूला यही बनेगा कि 2r, आर तो चलूंगा और प्लस ये भी चलूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फार्मूला आप लोगों को बन के तैयार है, बस वैल्यू रखना है। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे आर, आर का वैल्यू कितना है त्रिज्या 7, तो 2 गुणे 7 प्लस 2 गुणे पाई, और पाई का मान आप क्या रखोगे 22/7 रख लो, तो 22/7 प्लस आर, आर मतलब 7, थीटा कितना अंश है 60 अंश, तो 60 अंश। ठीक है, और बटे में कितना दिया 360, तो बटे में 360, तो यहाँ तक बटे में क्या आ जाएगा 360। ठीक है, तो देखो क्या होगा 60 से 360 6 बार में कट जाएगा, यह 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यह 2/3 6 हो जाएगा, यहाँ 7 दूनी के 14, बीच में आपका प्लस, ऊपर बच गया आपका 22 और नीचे बच गया यहाँ पे 3। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 मान लो, एलसीएम 3, तो 14×3 42, 3 से 3 कैंसिल, बच गया 22, तो 2 2 यहाँ पे 4, 4 2 6 64/3, ये जो होगा राइट आंसर होगा 64/3 सेंटीमीटर, इतना परिमाप आएगा। देखिए 64/3, देखिए पहला ही जो है राइट आंसर हो जाएगा 64/3। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसको लगाते हैं। देखिए अगला प्रश्न यह है
चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न थोड़ा लॉजिकल प्रश्न है, थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अगला प्रश्न लॉजिकल प्रश्न है कि n प्रेक्षणों का माध्य हमको दिया है x पे बार। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य होगा। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, इस प्रश्न पे समझने का प्रयास करना पड़ेगा। देखिए n टोटल हमारे पास n है, n संख्या है, मतलब n प्रेक्षण है, और उन्हीं nों का समांतर माध्य x पे बार दिया है और कह रहा है कि यदि प्रेक्षण को a बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य होगा। सबसे पहले हम लोग पुराना माध्य निकालेंगे कि जब अगर n प्रेक्षण होगा तो उसका अगर समांतर माध्य x दिया है तो उसको कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, फार्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा। समांतर माध्य बराबर क्या होता है यहाँ पे कि सभी पदों का योगफल, क्योंकि n प्रेक्षणों का माध्य x है, सभी पदों का योगफल। अब पद हमको मालूम नहीं कि कितने पद हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि पद हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पे पद मान लेंगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3, इसी तरह डॉट 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 xn बार होगा पद, क्योंकि इस बार हमको पद नहीं मालूम है। तो समांतर माध्य हमको दिया है x पे बार, तो x पे बार बराबर होगा सभी पदों का योगफल। अब पद हमको मालूम नहीं है, लेकिन मान लेंगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इसी तरह xn बार है, और बटे में कुल प्रेक्षण n है बोला है, तो यहाँ पे n लिख देंगे। तो अगर यहाँ पे निकालेंगे तो आ जाएगा x पे बार इंटू n बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस x4 डॉट 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 xn। ये समीकरण नंबर पहला आ गया। तो वही कह रहा है कि यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a बढ़ा दिया जाए, अगर इसमें a बढ़ा देते हैं तो नया माध्य क्या होगा। तो अगर हम नया माध्य की बात करें कि नया समांतर माध्य क्या होगा, नया समांतर माध्य, ठीक है, तो नया जो समांतर माध्य निकलेगा वो आप लोगों का निकलेगा कि क्या होगा, प्रेक्षणों का योग मतलब x1, लेकिन इस बार इसमें a बढ़ा दिया है, तो ये हो जाएगा आपका x1 प्लस a, और अगला हो जाएगा x2 प्लस a और x3 प्लस a, इसी तरह कहाँ तक xn प्लस a तक होगा, और बटे में प्रेक्षणों का मतलब कुल प्रेक्षण कितना है, तो टोटल प्रेक्षण आपका n है। और यहाँ पे आप लोगों का निकल जाएगा कि x, अगर मैं इसको तोड़ूं अलग अलग से, अगर इसको अलग अलग ले लूँ x1 प्लस x2 प्लस x3, तो ये आ जाएगा आपका x1, यहाँ से अगर मैं ले लूँ x2 और यहाँ से ले लूँ x3, अगर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस कहाँ तक xa तक, एक कोष्टक में हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा a प्लस a डॉट डॉट a, एक कोष्टक में, मतलब यहाँ पे x1 x2 x3 को अलग अलग कर दिया, इधर a जो जोड़ा हूँ उसको अलग अलग कर दिया, और बटे में आ जाएगा यहाँ पे n, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x का वैल्यू यहाँ पे दिया है, x1 प्लस x2 प्लस x3, इसका वैल्यू कितना दिया है x पे बार इंटू n, तो ये तो हो जाएगा x पे बार इंटू n, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका a प्लस a प्लस a प्लस a, कितना बार a होगा, तो मान लेते हैं कि n बार a होगा, तो n का गुणा a में कर देंगे तो टोटल इसका योगफल निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू a, ठीक है, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का n। अब करना क्या होगा, यहाँ से हम लोग कि यहाँ से अगर हम n कॉमन ले लें तो n कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या x पे बार, ठीक है, हाँ, और देखिए यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ प्लस हम लोग भूल गए हैं, बीच में प्लस है, ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस है, तो n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x पे बार और प्लस, यहाँ से n गए तो बच गया a और नीचे बच गया n, n से n कैंसिल, तो बच जाएगा कि x पे बार प्लस a। ये आप लोगों का नया समांतर माध्य निकलेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा समझेंगे तभी आएगा, तो इसको रट जाइएगा आप लोग, नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है, तो x पे बार प्लस a, ये जो राइट आंसर होगा। तो हम आगे ही बता दें कि क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है, तो दिया है x पे बार प्लस a, मतलब पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
इसको थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा रटना पड़ेगा, रट जाइएगा। एक ही प्रश्न तो रटना है, वो भी नहीं रटेंगे तो एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये प्रश्न। चलिए, लेकिन अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न को तो कोई रोकेगा नहीं आप लोगों को, ये तो एग्जाम में आना फिक्स है और हमेशा से आता है एग्जाम में कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, दुनिया का कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर p है, उसके लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा p, p+1, 2p या 2p+1। इसका मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि p का वैल्यू कोई भी हम धनात्मक पूर्णांक ले लें, कोई 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, कुछ भी ले लें, धनात्मक होना चाहिए। तो अगर p का वैल्यू अगर मैं कोई भी संख्या लेकर अगर इसमें पुटअप करूं तो रिजल्ट में हमेशा आपको धनात्मक विषम पूर्णांक आना चाहिए। बताइए किस रूप का होगा? तो p रूप का होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि p का वैल्यू 1 रखोगे तब तो विषम तो आएगा, लेकिन p का वैल्यू जैसे 2 रखोगे तो सम आने लगेगा, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। इसमें p का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 1 और 1 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, तो विषम पूछा है ना, तो ये भी नहीं होगा। हमेशा विषम आना चाहिए, हमेशा। 2p यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ p का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 एकम 2, ये भी आप लोगों का सम आ गया, तो बच गया यही राइट आंसर होगा। यहाँ पे p का वैल्यू आप चाहे कुछ भी रखो, p का वैल्यू 1 से लेके चाहे कुछ अनंत तक रखो, हमेशा आपको विषम पूर्णांक ही देखने को मिलेगा, वो भी धनात्मक। देख लो, p का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 एकम 2 1 3, तो 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं? बिल्कुल। p का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 दूनी के 4 1 5, देखो 5 भी विषम पूर्णांक है। 3 रखोगे तो 3 दूनी के 6 1 7, ये भी आपको धनात्मक विषम पूर्णांक है। 4 रखोगे तो 4 दूनी के 8 1 9, ये भी देखो। मतलब कि p ही एक ऐसा है, धनात्मक पूर्णांक p ही ऐसा है कि यहाँ p का वैल्यू कुछ भी रखो धनात्मक पूर्णांक, रिजल्ट में आपको विषम पूर्णांक देखने को ही मिलेगा। मतलब किस रूप का है? तो 2p+1 के रूप का है। ठीक है, यह कहना चाहता है यह प्रश्न। चलिए, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, तीनों बिंदु जो हैं त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो वह त्रिभुज कैसा बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा कि समबाहु त्रिभुज बनेगा कि विषमबाहु त्रिभुज बनेगा? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, सबसे पहले आप लोगों को एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, अब त्रिभुज हमने बना दिया। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। अब देखिए ए का निर्देशांक आपको दिया है कि -4, 0 है। बी का भी दिया है कि 4, 0, सी का भी दिया है कि 0, 3 है। पूछ रहा है कि किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी निकालोगे, ए बी की बीच की दूरी निकालोगे, इसके बाद बी सी की बीच की दूरी निकालोगे, इसके बाद ए सी की बीच की दूरी निकालोगे। अब तीनों की जब दूरी निकल जाएगा, इसके बाद आप देखोगे कि कौन सा त्रिभुज बनता है। तो सबसे पहले आप ए बी के बीच की दूरी निकालोगे, अलग अलग दूरियां सबकी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग ए बी की निकाल लेते हैं, ए बी। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी का सूत्र वही होगा आप लोगों का x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा आप लोगों का x2। ठीक है, तो x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, माइनस x1 क्या हो जाएगा -4, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 0 और माइनस y1 हो जाएगा वहाँ पे 0, इसका होल स्क्वायर। तो हल करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 0 में से 0 गया तो 0 का होल स्क्वायर, और बराबर बच जाएगा 4 4 8 का होल स्क्वायर और प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा आप लोगों का 8 का होल स्क्वायर 64 और 0 का होल स्क्वायर 0, बराबर 64 और 64 का क्या हो जाएगा 8। मतलब ए बी का जो है वो आ गया आप लोगों को 8। ठीक है, इसी तरह बी सी का हम लोग निकालने वाले हैं। तो यहाँ साइड में निकाल लेते हैं बी सी का, बी सी में भी फार्मूला वही लगेगा दो बिंदुओं के बीच का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम बी सी निकालें तो करड़ी में क्या हो जाएगा x2, बी सी की बात हो रही है बी और सी, तो x2 क्या है यहाँ पे 0 और माइनस x1 क्या है यहाँ पे 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 3
y1 0 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से BC निकालूंगा तो 0 में से 4 गया तो -4 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 0 गया तो 3 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर क्या आ जाएगा आपका, -4 का होल स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 9 और 16 25। तो BC बराबर आ जाएगा 5। तो यहाँ BC का वैल्यू आ गया 5। इसी तरह AC का भी निकालेंगे। तो AC का यहाँ निकाल देते हैं। AC फार्मूला वही लगेगा आपका, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा आप लोगों का x2। तो देखो AC की बात हो रही है, सिर्फ AC का फोकस करो। x2 0 x1 -4। तो ये हो जाएगा 0 माइनस x1 क्या था -4, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 क्या है 3, y1 क्या है 0, मतलब कि हो जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 0 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर, और प्लस 3 में से 0 जाएगा तो 0 का, अरे 3 में से 0 जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कि 0 में 4 जोड़ोगे तो 4, और 4 का होल स्क्वायर करोगे तो 16, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। तो ये हो जाएगा 16 9 25, और 25 का वर्गमूल 5। तो 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो कि BC का वैल्यू भी 5 आ गया, और AC का भी वैल्यू भी 5, और इसका वैल्यू 8। तो देखो दो भुजाएं बराबर हैं, और किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं मतलब कि वो समद्वि बाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो कौन सा है, समद्वि बाहु। तो देखिए दिया है ऑप्शन में, जरूर दिया ना चाहिए उसको, समद्वि बाहु ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया, समद्वि बाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इस प्रकार लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए ये 20वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 20वां प्रश्न क्या बोला है कि यदि tan थीटा बराबर इतना हो, ठीक है, तो बोला है कि cos थीटा का मान होगा। ठीक है, देखिए सिंपल है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते हो कि 1 प्लस के 10 स्क्वायर a और बराबर के सेक स्क्वायर a, यह फार्मूला होता है। अगर मैं यहाँ से सेक की वैल्यू निकाल दूंगा तो कॉस की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर है, और 10 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 2ab, और बटे में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। अब हमें निकालना है सेक स्क्वायर a की वैल्यू। तो अगर मैं सेक स्क्वायर a की वैल्यू निकालूं तो सेक स्क्वायर a बराबर में इसको आगे कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के 2ab, और बटे में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमें सेक a की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं सेक a निकालूं तो यह वर्ग है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल में। तो वर्गमूल 1 प्लस 2ab, और बटे में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये क्या होगा कि इसके स्क्वायर से यह करड़ी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बच जाएगा सेक a बराबर 1 प्लस के 2ab, और इधर बच जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो आप एक मान लो, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो यहाँ से भाग दोगे तो बचेगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 2ab। तो यहाँ से सेक a बराबर आपका निकल जाएगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, और प्लस के 2ab, और बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकल जाएगा। जब सेक निकल गया तो यहाँ पे कॉस निकल जाएगा। कॉस a जो होता है वो सेक का उल्टा होता है। कॉस a बराबर होता है 1 अपान के सेक a। तो कॉस a बराबर यहाँ से आ जाएगा 1 अपान के सेक a, और सेक एक वैल्यू है आपका a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, प्लस के 2ab, और बटे में है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर प्लस के 2ab।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, तो ऊपर चला जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से ध्यान समझना, ऊपर तो बच गया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और देखिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसके जगह में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दूंगा, तो यह बच गया। ठीक है, किसका कॉस ए का वैल्यू देखिए दिया है कहीं ऑप्शन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमने भूल गया, यह माइ प्लस होता है, मतलब ये जो फार्मूला आप देख रहे हो, ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए दिया है ऑप्शन में कहीं, देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए खंड ब, खंड ब सारे प्रश्न हम लोग हल करने वाले हैं। लिखा है ना इसमें कि सभी खंड कीजिए, सभी खंड करना है हम लोगों को। ठीक है, पहले पहला क करते हैं, पीछे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग क करेंगे, प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर लगाते हैं। प्रश्न यह है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। कह रहा है कि कोई भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का अगर गुणनफल 2 से क्या हो जा रहा है, विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य। तो आइए देखते हैं कि विभाज्य है या नहीं। कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन पहला, इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन था यह कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से क्या है, विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना, क्योंकि हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मालूम है नहीं, मानेंगे इसको कि माना दो क्रमागत, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या बराबर एक मानेंगे यक्स और दूसरा हो जाएगा यक्स प्लस एक, क्योंकि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या है। जब भी आपको क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछे तो एक को आपको यक्स मानना है, दूसरे को आपको यक्स प्लस एक मानना है। ठीक है, और कह रहा है कि यहाँ पे दोनों को संख्या कोई निकाल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मानते हैं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप यक्स बराबर कुछ भी मानिए। अगर यक्स बराबर एक मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यक्स बराबर एक लेने पे, चाहे यक्स बराबर दो लेने पे, आप कुछ भी मान सकते हो। तो यक्स बराबर एक लेंगे तो यहाँ यक्स, तो यक्स का बराबर तो एक ही है। ठीक है, कामा यक्स एक रखेंगे तो हो जाएगा एक प्लस एक हो जाएगा। तो यह संख्या बन जाएगी, पहली संख्या तो एक हो गई, दूसरी संख्या एक एक दो हो जाएगी। ठीक है, तो दो संख्या मिल गया हमें, एक और दो, इनका गुणनफल 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो इनका गुणनफल प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे, प्रश्नानुसार हमको क्या बोला है यहाँ पे, प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार बोला है कि कोई दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जैसे एक और दो, इसका गुणनफल 2 से विभाज्य है। तो देखिए एक गुणे दो, इसका गुणनफल, क्या पूछा था, गुणनफल ही तो पूछा था, कोष्टक में लिख देंगे गुणनफल। देखते हैं भाई इसका गुणनफल 2 से भाज्य है कि नहीं। तो अगर इसमें हम 2 से भाग दे तो देखिए कटेगा कि नहीं, 2 से 2 कट गया, मतलब 2 से ये क्या है, बिल्कुल भाज्य है, क्योंकि 2 से कट जा रहा है, तो 2 से भाज्य है। तो लिखेंगे अतः, अतः यह 2 से भाज्य है, अतः यह 2 से भाज्य है, इसलिए यह कथन, इसलिए यह कथन सत्य है, इसलिए यह कथन जो है वो क्या है, सत्य है। ठीक है, लग गया।
तो देखिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 2 नंबर का ये पहला प्रश्न एकदम अच्छे तरीके से पूरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर दूसरा ख क्या है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। चलिए देखिए इसको करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पे होगा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्या दिया था, तो हमें कॉट थीटा का वैल्यू दिया था। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर था आपका 7/8 था। ठीक है, पूछा था क्या हमसे, तो पूछा था 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में था और 1 माइनस साइन थीटा एक कोष्टक में, और नीचे बटे में था 1 प्लस कॉस थीटा एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में था आपका 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक बात है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, सबको मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी और a माइनस बी, अगर ये फॉर्मूला है तो a प्लस बी और a माइनस बी बनता है आपका a स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर बनता है कि नहीं, सबको मालूम है। यही फॉर्मूला यहाँ पे है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ से बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यहाँ पे 1 है तो ऊपर बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन है तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा का स्क्वायर। इसी तरह अगर नीचे देखा जाए तो नीचे भी वही बनना है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब a प्लस बी a माइनस बी। तो ये भी हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर और माइनस के क्या हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से 2 फार्मूला निकलेगा, दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सर्वसम का याद होना चाहिए। सर्वसम का ये होता है कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला कोष्टक में लिख देना है आप लोगों को। अब देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो भाई अभी हमने देखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा ऊपर वाला कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो नीचे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और बटे साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो होता है आप लोगों का काट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो कॉट थीटा का तो वैल्यू शुरू में ही दिया था, कितना दिया था कॉट थीटा का 7/8, तो यहाँ 7/8 लिख के उसका स्क्वायर कर देंगे, तो कॉट थीटा का 7/8 इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 49/64 आप लोगों का जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया, कोई दिक्कत है आप लोगों की बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सब कुछ हमने आप लोगों को आराम आराम से एक एक डिटेल में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, आराम से पढ़ते हैं आराम से सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न यह है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसका 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है।
बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डाले गए पानी की हमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सिचुएशन यही है, बनाते हैं फिगर। देखिए, पहले बोला है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है, जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है, में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए सिचुएशंस क्या दिया है, सिचुएशंस पहले बनाते हैं। ठीक है, फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या बोला है क्वेश्चन। तो सबसे पहले सिचुएशंस क्या दिया है उसको बनाते हैं। मैं एक पेज लेता हूँ, यहाँ अलग से पेज ले लिया हमने, और इस पे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लिखते हैं तीसरा। ठीक, सबसे पहले हमें दिया है एक शंकु। देखिए, सबसे पहले हमें एक शंकु दिया है, हम शंकु बना लेते हैं। देखिए ये बन गया आपका शंकु। ठीक है, अब इस शंकु का हमें ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर, आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर दिया है। आंतरिक व्यास का मतलब यहां से लेकर यहां तक ये आंतरिक व्यास है। ठीक है, व्यास मतलब डी, डी बराबर यहाँ पे हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, डी बराबर हमको 10 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया है। ऊंचाई भी इसकी दिया हुआ है, तो ये जो पूरी हाइट हो जाएगी इसकी यहां से लेकर यहां तक, यह हाइट है। हाइट हमको बोल रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से हम लोग लिखेंगे ये जो एच बराबर है वो हमें 24 सेंटीमीटर दिया है। यहां तक क्लियर है पूरा। कह रहा है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, और इसमें पूरा पानी से भरा हुआ है। इसमें पूरा का पूरा क्या हुआ, भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसमें पानी भरा हुआ है, और यह पानी इसमें पूरा का पूरा भरा हुआ है। और ये इस पानी को क्या कर रहा है, वह इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पूरे पानी को डाल दे रहा है। ठीक है, यहाँ से पानी उठा रहा है, और पानी उठाने के बाद वो क्या कर रहा है, एक बेलन के आकार का बर्तन है उसमें इसको डाल रहा है। तो पहले एक बेलन बना लेते हैं। ये आप लोगों का बेलन है, और ये सारे पानी को उठाकर इस बेलन में डाल रहा है। और बेलन का हमें आंतरिक व्यास दिया हुआ है। बेलन का हमें आंतरिक जो व्यास है यहाँ से लेके यहाँ तक, वह व्यास है 20 सेंटीमीटर। व्यास क्या है आप लोगों का, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और सारे के सारे पानी इसमें डाला गया है। ठीक है, तो डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब कहाँ तक यह पानी पूरा भरेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यह हाइट पूछा है, यह ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है बेलन की। ठीक है, इसको हम कैपिटल एच मान लेते हैं, और यह ऊंचाई हमसे पूछा है। तो चलिए, सबको मालूम है कि यह शंक्वाकार बर्तन है, इसमें जितना पानी है और पूरा का पूरा पानी अगर हमने बेलन में डाल दिया, पूरा का पूरा पानी, तो भाई शंकु का जितना आयतन रहा होगा उतने ही आयतन का पानी तो बेलन में गया होगा। तो शंकु का आयतन बराबर होता है बेलन के आयतन के। ठीक है, पूरा का पूरा पानी उठाकर इसमें डाल दिया तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के। और यहां से हम ऊंचाई निकाल देंगे। शंकु का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, बराबर बेलन का आयतन होता है पाई, इसकी त्रिज्या को आपने स्मॉल आर माना है तो इसकी त्रिज्या को आप कैपिटल आर मान लो, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच, इसकी ऊंचाई हमने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर डी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ आर निकल सकता है, इसका त्रिज्या स्मॉल आर, त्रिज्या हो जाएगा यहाँ पे 10/2। अगर कटा देंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या।
ठीक है। और इसकी त्रिज्या अगर हम कैपिटल आर की बात करें तो व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 20/2 और कटा देंगे तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गया। चलिए अब रखते हैं वैल्यू में, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है। इसके बाद देखिए पाई से तो पाई ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 5, तो हो जाएगा 5 × 5 और यच हाइट कितना दिया है 24, तो हो जाएगा 24 बराबर आर स्क्वायर। आर कितना है 10, तो हो जाएगा 10 × 10 और इंटू यच। यच यही तो हमको यच निकालना है। ठीक है। तो सिंपल काट दें, देखिए 5×10, फिर 5×10 और 2×4 और 4×6 = 24 और 3×6। तो इधर तो आपको बच गया एच और इधर सिर्फ बच गया 2 × 2, तो एच बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जो ऊंचाई आई है बेलन की वो आ गया 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी पूरा का पूरा भरा जाएगा बेलन में। ठीक है। तो देखिए पूरा आंसर आ गया आप लोगों का, ये आपका आंसर है। तो देखिए इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन से हमने आराम आराम से एक एक पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आपको 1% दिक्कत ना हो। सारी चीजें डिटेल में आप लोगों की समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आराम से पढ़िए, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ अगला प्रश्न और इस पेज को मिटाता हूँ। ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अच्छे से देख लीजिए इस प्रश्न को। अगला प्रश्न यह है, दिख रहा है आप लोगों को? अगला प्रश्न यह कह रहा है, घ वाला प्रश्न क्या बोला है, अब दिख रहा होगा घ वाला प्रश्न। निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब इसे हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य। ठीक है। अब माध्य ज्ञात करेंगे, डाटा आपको दिया हुआ है। माध्य ज्ञात करने की सबको मालूम है कि 3 विधियां होती हैं, एक प्रत्यक्ष विधि होता है, एक कल्पित माध्य विधि होता है और एक आपका पग विचरण विधि होता है। ठीक है। तो किसी भी विधि से आप कर सकते हो। हालांकि देखिए बारंबारता 2, 7, 12, 15, 8, 6 दिया है, तो हम लोग चाहेंगे तो इसको प्रत्यक्ष विधि से आसानी से कर पाएंगे। तो आइए प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य निकालते हैं। तो एक में वर्ग अंतराल दिया है, एक में बारंबारता दिया है। तो हमें देखिए करना क्या पड़ता है कि हमें इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए हमें डाटा तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए डाटा तैयार करते हैं, क्या करना है इसमें। तो एक पेज हम ले लेता हूं, अच्छा सा पेज। ठीक है। और यहाँ पे डालूंगा क्वेश्चन नंबर घ, मतलब क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ है, मतलब चौथा प्रश्न है और इसमें हम लोग डाटा तैयार करते हैं। डाटा कैसे तैयार करना है, स्केल वगैरह लेके अच्छे तरीके से। सबसे पहले वर्ग अंतराल, ये जो पहला कॉलम बनेगा ये बनेगा वर्ग अंतराल का। बनाते हैं आराम से। तो पहला कॉलम तो बन गया आपका वर्ग अंतराल का। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। और दूसरा कॉलम बनेगा आपका बारंबारता का। दूसरा कॉलम उसमें था बारंबारता का। यही दो चीज दिया है, एक आपका वर्ग अंतराल दिया है, दूसरा आपका बारंबारता दिया है। तो एक में हमने वर्ग अंतराल लिख दिया, एक में हमने बारंबारता लिख दिया। ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या है, इसको हम इस तरह कर देते हैं अच्छे से। ठीक है। चलिए वर्ग अंतराल में क्या दिया है, पहला 10 से लेके 20, 10 से लेके 20। ठीक है। फिर 20 से लेकर क्या दिया हुआ है 30, फिर 30 से लेकर दिया हुआ है 40। ठीक है। 40 से लेके अंतराल 50 दिया है, 50 से लेके अंतराल 60 दिया है और 60 से लेके अंतराल 70 दिया है। ठीक है। और बारंबारता कितना दिया है, इसका 2, इसका 7, इसका आपका 12 और इसका 15, इसका आपका 8, इसका आपका 6। ठीक है। यह दिया हुआ है बारंबारता। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। अब सुनिए सभी लोग ध्यान से, नीचे आइए, इस ग्राफ को छोड़िए, नीचे आइए। हमें ज्ञात करना है प्रत्यक्ष विधि से। किस विधि से इसको हम लोग माध्य ज्ञात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष। 3 विधि है, तीनों विधि से ही आ जाएगा सेम आंसर, लेकिन हालांकि हम प्रत्यक्ष विधि से इसको सॉल्व करने वाले हैं।
तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला याद क्या होगा? तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है कि यक्स पे बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में होता है आपका सिग्मा एफ आई। यह फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि से हम लोग क्या निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए, ठीक है, माध्य। तो यहाँ पे देखिए आपको एक मैं बात बताता हूँ, ये जो बारंबारता देता है, तो ये बारंबारता है किसकी वैल्यू कहलाती है, एफ आई की। बारंबारता जो है किसकी वैल्यू कहलाती है, एफ आई की, ठीक है। तो एफ आई तो दिया है, हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई के लिए एक कॉलम हम लोग यहाँ बनाएंगे, ठीक है, किसके लिए, एक्स आई के लिए। तो यहाँ पे जो अगला कॉलम बनेगा वो बना है किसके लिए, एक्स आई के लिए। अब आप सोचोगे एक्स आई क्या है, तो एक्स आई जो ये वर्ग अंतराल दिख रहा है ना, तो वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु होता है एक्स आई, ठीक है। अब मध्य बिंदु कैसे निकलता है, तो मध्य बिंदु देखिए निकलेगा कि 10 और 20 को जोड़कर 2 का भाग लगा देंगे। तो 10 और प्लस 20 जोड़ोगे, 2 का भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 20 कितना होगा, 30, और 30 में 2 का भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा, 15। तो ये वाला संख्या कितना आ गया, 15, ठीक है। इसी तरह इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगाना है। तो देखिए बार बार भाग नहीं लगाएंगे। अंतराल कितना का है, 10 10 का, देखिए 10, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10, अंतराल 10 10 का है ना, तो इसमें 10 10 आप जोड़ते चले जाइए, सबका वैल्यू निकलता जाएगा। 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25, 25 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 35, 35 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 45, 45 में 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 55, 55 में 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 65। इतना याद रखना, अंतराल अगर सेम है तभी आप जोड़ोगे, अगर सबका अंतराल अलग अलग आएगा तो आपको दोनों संख्या को जोड़कर 2 का भाग देकर लिखना है, दोनों संख्या को जोड़कर 2 का भाग लिखना है, दोनों संख्या को जोड़कर 2 का भाग करके लिखोगे, दोनों संख्या को जोड़कर 2 का भाग करोगे। कब, जब अंतराल सेम नहीं आएगा तब। अंतराल सेम है, 10 10 का है तो एक निकाल कर 10 10 जोड़ते चलो, पूरा का पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक्स आई भी निकल गया। अब फार्मूले में आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो एक्स आई तो निकल गया, अब हम निकालने वाले हैं एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई और एक्स आई का गुणनफल निकालने वाले हैं। तो एक कॉलम फिर बनेगा, एक कॉलम बनेगा किसका, एफ आई का, और एक्स आई का एक कॉलम बनेगा। तो चलिए एक कॉलम और बना लेते हैं एफ आई एक्स आई का, ठीक है। चलिए तो एफ आई एक्स आई मतलब गुणनफल इन दोनों का, तो 15 दूनी के 30, 25 साते तो 7 पाँचे 35, हासिल लगा 3, 7 दूनी के 14 और 14 3 17, ठीक है। तो 175, आइए से गुणा करेंगे। 12 का 35 में, तब 12 पाँचे कितना हो जाएगा, 60, हासिल लगा 6, 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42, 420। इसका गुणा करेंगे तो 15 पाँचे 75, हासिल लगा 7, और 15 चौको 60, और 60 और ये 7 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 675। इसका गुणा करेंगे तो 8 पाँचे, एक मिनट एक मिनट, दिख रहा है ना, 8 पाँचे 40, 40 को जीरो से लगा 4, 8 पाँचे 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 6 पाँचे 30 को जीरो से लगा 3, और 6 के 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये पूरा कॉलम हम लोगों का अच्छे तरीके से बन के क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक। हमें चाहिए का सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा मतलब जोड़ होता है, एफ आई एक्स आई का योग कितना होगा। तो एफ आई एक्स आई का कॉलम ये दिख रहा है ना, तो अगर यहाँ पे इसको हम लोग जोड़ करें, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो इसको जोड़ो, पूरा का पूरा जोड़ लेना, जोड़ोगे, मैं यहाँ पे जोड़ लिया हूँ, जोड़ेंगे तो आएगा 2130, जब इसको पूरा जोड़ोगे तो आएगा 2130, ठीक है। इसी तरह नीचे क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई, एफ आई भी जोड़ना है, तो एफ आई वाला लिस्ट ये दिख रहा है ना, इसको भी जोड़ेंगे, तो ये कॉलम हो जाएगा सिग्मा एफ आई। तो एफ आई को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे टोटल कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, ठीक है। जोड़ने पे कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। अब पूरा का पूरा कॉलम बन के यहाँ पे क्या हो गया, तैयार, ये आपका योग है, ठीक है। चलो तो यही तो चीज फार्मूला में चाहिए था, दोनों हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे जोड़कर लिख दिया है, ठीक है। आप चलिए फार्मूला में रख देते हैं वैल्यू, तो हो जाएगा यक्स पे बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, अभी आया है कितना, 2100 कितना आ गया, 30, और बटे में सिग्मा एफ आई कितना आया है, 50। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और यक्स पे बार कितना आ जाएगा, अगर भाग देंगे तो 5 को 20, 13 बच गया, 5 दूनी के 10,
30 बच गया, 5 6 के 30, 42.6। देखिए यह माध्य आ गया 42.6। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही लगाया जाता है। जब भी माध्य पूछे तो माध्य निकालने की 3 विधियां, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, तीनों से आंसर सेम आता है। इसको हमने प्रत्यक्ष विधि से लगाया है। ठीक है, तो चलिए ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया और बहुत ही प्यारा प्रश्न था, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ना, पूरा पूरा दिख रहा है ना आप लोग, अच्छे तरीके से नोट कर लो इसको। ठीक है, यहाँ तक है। चलो अगला बात करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जब अगले प्रश्न की तरफ आएंगे, देखिए अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, घ की बात क्या है, अड़, ये वाला प्रश्न, ये भी 2 नंबर का है। क्या है प्रश्न? प्रश्न यह है कि बिंदु 4 -4, 6 और बिंदु जो ए जिसका निर्देशांक है 6 -6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। कह रहा है कि एक रेखाखंड है ए बी, इसको एक बिंदु बीच में आ रहा है -4, 6, इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, यही बताना है। 2 नंबर के लिए प्रश्न है। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, पूरा डिटेल में आपको समझ में आएगा। ठीक है, बस आराम से आप इसको देखते जाइएगा। तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ और कोई एक पेज ले लेता हूँ अच्छा सा। ठीक है, हमने ले लिया और इसको हल करता हूँ। और ये क्वेश्चन था 5वां। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, ये क्वेश्चन 5वां है। सिचुएशन क्या दिया है उसको हम लोग सिचुएशन थोड़ा यहाँ पे बनाते हैं। एक रेखाखंड है, ठीक है, मान लेते हैं एक रेखाखंड है और ये रेखाखंड आपका बन गया और यह बिंदु आपका ए है और यह बिंदु आपका क्या है, बी है। ठीक है, और ए का निर्देशांक दिया था हमको, ए का निर्देशांक था यहाँ पे -6, 10। ठीक है, और बी का भी निर्देशांक हमको दिया है। ठीक है, बी का भी दिया है, क्या दिया है, 3, -8 है, 3, -8। कह रहा है कि इसके बीच में कोई एक बिंदु, कहीं पे भी एक बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु आ रहा है जिसका निर्देशांक है -4, 6। ठीक है, और कह रहा है यह बिंदु जो है इस रेखाखंड को किस अनुपात में यहाँ पे विभाजित करेगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए जब भी अनुपात आ जाए तो सबको मालूम है कि अनुपात यम1 संबंधे यम2 में विभाजित करता है। किसमें? यम1 संबंधे यम2 में विभाजित करेगा। ठीक है, तो जब भी आपको अनुपात वाला क्वेश्चन आ जाए कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो देखिए एक को m1 मान लो, एक को m2 मान लो, तो थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, तो हमेशा अनुपात मान लिया करो के संबंधे 1। अनुपात क्या मान लिया करो, के संबंधे 1। यहाँ पे जो के है वो m1 का काम करेगा, जो 1 है वो किसका, m2 का काम करेगा। m1 m2 मानोगे तभी लग जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा, इसलिए जब भी अनुपात पूछेगी किस अनुपात में विभाजित करता है तो उसको हमेशा के संबंधे 1 के अनुपात में माना करो। ठीक है, चलो अब इसे हल करते हैं। तो यह जो आपका निर्देशांक है ये तो हो जाएगा आपका x1, y1 हो जाएगा ये वाला, और यह जो बिंदु है यह हो जाएगा निर्देशांक x2, y2 हो जाएगा, और जो बीच में दिया है वो तो आपका x, y है। ठीक है, अब यहाँ पे अनुपात निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, विभाजन सूत्र का। ठीक है, सबको मालूम है, सब लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र, और सूत्र याद होगा तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र क्या होता है चलिए बताइए आप लोग। तो विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, अब पूरे के पूरे बटे में होता है m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, अगर y निकालें तो y बराबर हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1, अब पूरे के पूरे बटे में हो जाएगा आपका m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है टोटल। ठीक है, विभाजन सूत्र का। तो चलिए इसे सूत्र पर रखते हैं। तो पहले x, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है, तो x बराबर आया है -4, तो x बराबर हम लिखेंगे -4 बराबर m1 देखिए m1 को हमने k माना है, तो m1 की जगह हो जाएगा k गुणे x2 कितना है 3, तो हो जाएगा 3 प्लस m2 को हमने 1 माना है तो हो जाएगा 1 इंटू x1 यहाँ पे -6 तो -6
अब पूरे के पूरे बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से y निकालते हैं तो y बराबर कितना है, तो y बराबर 6 है, तो यहाँ 6 बराबर बीच में आपका गामा है। 6 बराबर क्या हो जाएगा m1 कितना है k इंटू y2 कितना है -8 प्लस m2 कितना है, m2 यहाँ पे 1 है तो क्या लिखोगे 1 इंटू y1 कितना है जी, y1 10 है तो यहाँ लिखोगे 10। ठीक है, अब जाके पूरे बटे में क्या लिखोगे m1 प्लस m2 जो कि आपका k प्लस 1 है तो k प्लस 1 उतारोगे। ठीक है, चलो अब इसे हल करते हैं, तो हल करेंगे आगे यहाँ पे तो हो जाएगा आपका -4 बराबर k को गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 3k और माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो हो जाएगा माइनस, 6 को गुणा 1 में होगा तो 6 और नीचे आ जाएगा आपका k प्लस के 1 तो नीचे आपका हो गया k प्लस 1, फिर कामा लगाएंगे, यह हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा -8 को गुणा के करेंगे तो हो जाएगा -8 के k। ठीक है, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1 को गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 10 और नीचे आपका हो जाएगा k प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा। आगे अगर इसे हम सॉल्व करें तो आगे ये हो जाएगा इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो -4 को गुणा k में होगा तो हो जाएगा -4k। ठीक है, और प्लस को गुणा इस माइनस में होगा तो माइनस, 4 को गुणा 1 में होगा तो 4 एकम 4 बराबर ये हो जाएगा 3k और माइनस के क्या हो जाएगा 6। इसी तरह इसको हल करोगे तो 6 को गुणा k में करोगे तो हो जाएगा 6k, बीच में कामा लगा दो, और प्लस 6 को गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 6 बराबर बचेगा क्या माइनस के 8k और प्लस के क्या बचेगा 10। अब इन दोनों को अलग अलग हल करेंगे, इसको करेंगे तो हो जाएगा -4k और यह प्लस के 3 के इधर आएगा तो -3 के बराबर -6 तो इधर ही रहेगा, ये -4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +4 तो ये निकल जाएगा आपका -4 के -3 के हो जाएगा -7 के बराबर -6 + 4 -2 हो जाएगा। तो अगर के से माइनस अगर मैं कैंसिल कर दूं तो के बराबर क्या आ जाएगा 2/7, तो एक तो आ गया के बराबर 2/7 आ गया। ठीक है, इसी तरह इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 6k। ठीक है, -8 के इधर आएगा तो प्लस के 8k और बराबर इधर तो 10 ही बचा है, ये +6 के +6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, 6 के 8 के मिलके हो जाएगा 8 6 14 के बराबर 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 4। अगर हम के की वैल्यू निकालें तो के बराबर हो जाएगा 4 बटे के कितना 14। अगर हम इसको कटा देते हैं तो कटाने पे क्या आएगा के बराबर कितना आ जाएगा 2 दूनी के 4 और 2 साते 14। यहाँ पे भी के बराबर 2/7, दोनों का वैल्यू बराबर है। तो अनुपात पूछा था ना कि अनुपात क्या होगा, तो अनुपात को हमने क्या माना था के अनुपात 1 माना था, तो के अनुपात 1 का मतलब क्या होता है k/1 और k का वैल्यू कितना आया 2/7 हो जाएगा 2/7 इसके बटे में 1 तो 1 का गुणा 7 में होगा तो हो जाएगा 2/7। तो अनुपात जो आ गया वो आ गया 2/7। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो 2/7 के अनुपात में विभाजित करेगा। यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये जो अनुपात आएगा 2/7 यह 2 में बांटेगा यह 7 में बांटेगा। ठीक है, तो देखो यह प्रश्न क्लियर होता हुआ इस प्रकार इस प्रश्न को लगाते हैं। एक एक पॉइंट हमने अच्छे तरीके से समझाया, पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न ये आप लोगों का लास्ट प्रश्न है, देख लीजिए। इसके बाद 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो अगला वीडियो में 4-4 नंबर वाला कराऊंगा। 6-6 नंबर वाला करा दिया हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको जो है लास्ट हम चेक करने वाले हैं। क्या है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए बी और सी संरेखीय है। तो देखिए कितना सिंपल है कि जब बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होने लगता है, और वहां से इसका वैल्यू रख के के का वैल्यू निकाल लीजिए। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, और कैसे इसको हल करना मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको साइड करना पड़ेगा मुझे थोड़ा पेपर को, और इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा, और एक नया पेज लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो ले लिया जा रहा है नया पेज, यहाँ पे नया पेज ले लिया गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 5वें के बाद क्या आता है 6वां। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है क्या, कह रहा है कि के का मान ज्ञात करना है। 3 बिंदु दिया है, तीनों बिंदु संरेखीय हैं। तो देखिए संरेखीय होने का मतलब कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में आएंगे। अगर बिंदु आपका संरेखीय है, ठीक है, क्या है संरेखीय बिंदु है। जब बिंदु आपका संरेखीय हो इसका मतलब ये होता है
कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में आएंगे, एक ही रेखा में तीनों बिंदु आएगा। ये बिंदु ए इसी पे आएगा, बिंदु बी भी इसी पे आएगा, बिंदु सी भी इसी पे। एक ही रेखा में तीनों बिंदु आता है जब बिंदु संरेखीय होता है, उससे त्रिभुज नहीं बनता है। जब बिंदु संरेखीय होता है तो बताइए, अब एक सीधी रेखा से त्रिभुज बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो बिंदु जब संरेखीय हो मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो। निर्देशांक भी दिया है, ए का हमें दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए का दिया है 2,3, बी का हमें दिया है 4, दिया हुआ है, और सी का निर्देशांक हमें दिया है 6, -3। ठीक है, और पूछा है कि के का वैल्यू ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है कि के का वैल्यू ज्ञात कीजिए, और बिंदु संरेखीय है तो सबको मालूम है, लिखेंगे कि अगर, यहाँ एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको, कि अगर बिंदु संरेखीय है, अगर बिंदु संरेखीय है, अगर बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, वो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ। फॉर्मूला होता है आपका त्रिभुज एबीसी का 1/2, कोष्टक में फॉर्मूला तो याद है ना आप लोगों को, x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 कोष्टक बंद प्लस x2, इसके बाद y3 माइनस y1 होता है प्लस x3, और होता है आपका y1 माइनस y2। ठीक है, कोष्टक बंद, और बराबर किसके बराबर है? 0 के, तो ये भी 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, यह जो आपका, ये तो आपका x1 कामा y1 कहलाएगा। ठीक है, यह बिंदु आपका क्या कहलाएगा? x2 कामा y2 कहलाएगा, और यह बिंदु आपका क्या कहलाएगा? x3 कामा y3 कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बस वैल्यू आप लोगों को पुटअप करना है, वैल्यू को रखना है, रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, और बड़ा कोष्टक में x1 का वैल्यू कितना है जी? 2, तो क्या रखेंगे? 2, छोटा कोष्टक में y2 का वैल्यू कितना है? k, तो k रखा जाएगा, माइनस के y3 कितना है? -3, तो -3 ये हो जाएगा +3। ठीक है, इसके बाद प्लस x2 कितना है? 4 है, तो x2 की जगह हम लोग 4 रखेंगे। ठीक है, इसके बाद y3 कितना है? -3, तो ये हो जाएगा -3, बीच में लगा है माइनस, माइनस लगा दो। y1 कितना है? 3, तो आप 3 लगा दो। ठीक है, प्लस लिखोगे x3 कितना है? 6 लिखोगे। y1 कितना है जी? 3 है, तो 3, अब माइनस y2 कितना है? तो k है, तो यहाँ पे k। ठीक है, फिर कोष्टक पूरा बंद कर दो और 0 के बराबर कर दो। ठीक है, आगे हल करते हैं। देखो आगे हल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसका गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2k और प्लस 2 3 6। ठीक है, और इसका करोगे तो देखो, माइनस में माइनस जोड़ोगे तो ये माइनस के 6 हो गया। ठीक है, अब माइनस के 6, अब माइनस गुणा इस प्लस में होगा, तो यहाँ पे माइनस और 6 को 24, तो ये पूरा 24 निकल गया आप लोगों का, सिंपल। अब इसको गुणा करोगे तो प्लस आएगा, 3 का गुणा 6 में करोगे तो 6 18, और प्लस गुणा इस माइनस में करोगे तो माइनस, और 6 का गुणा के में करोगे तो 6 के, कोष्टक बंद कर दो, 0 के बराबर कर दो। आगे जब इसे हल करोगे तो हो जाएगा 1/2, और कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से देखो 2 के और माइनस के 6 के, तो 2 के में से माइनस के 6 के जाएगा तो बचेगा माइनस के 4 के। ठीक है, और देखो 18 और 6 कितना होता है? 24, तो प्लस 24 से -24 कैंसिल है, पूरा का तीनों एक में कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर क्या आ गया यहाँ पे? 0। अब इसे हल करेंगे तो -4 के का गुणा 1 में करेंगे तो -4 के आएगा, और नीचे आ गया 2 बराबर 0। ठीक है, काटाओगे तो 2 दूनी के 4, क्या आ जाएगा? -2 के बराबर के 0 आ गया। के का वैल्यू निकालना था, तो के बराबर क्या हो जाएगा? 0/-2, तो के बराबर क्या आ जाएगा? 0। के बराबर क्या आ गया? 0। के का वैल्यू पूछा था, के बराबर 0 आ गया। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
और ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। तो देखिए ये भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अगला वीडियो में हम 4-4 नंबर वाले सारे प्रश्न आप लोगों को हल करा देंगे। 6 नंबर वाला प्रश्न हालांकि हमने अच्छे तरीके से करा दिया है। देखो ये 6-6 नंबर वाले प्रश्न दिख रहे हैं ना, इसको हमने कराया, मैं ही कराया हूँ बहुत अच्छे तरीके से। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर देख लीजिए वहां से। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।